जय हिंद, वंदे मातरम। सबको शिक्षा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज से हम बिहार पुलिस के लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं और हर एक प्रैक्टिस सेट में जो है आपका टोटल 30 प्रश्न होंगे और ये सभी क्वेश्चन जो है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन होंगे। आपको बता दूं कि जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो है आपका साइंस से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपके एग्ज़ाम में साइंस का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये आपका सेट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो सेट को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। और आपको बता दूं कि जो बिहार पुलिस का सिलेबस दिया है उसमें आपका मेंशन है कि जो आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बिहार बोर्ड के 10वीं स्तर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये सेट जो है आपका इसी के अनुसार तैयार किया गया है, आपको सिलेबस को ध्यान में रखते हुए। तो ये सेट आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, एक गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी हुई है कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण कहलाता है। ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। जो अवतल दर्पण होता है उसका परावर्तक सतह क्या होता है, आपका अंदर की ओर मुड़ा हुआ होता है, यानी कि अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है। आइए इसको इमेज के माध्यम से देखते हैं। तो ये आपका कनकेव मिरर है, ये आपका कन्वेक्स मिरर है। कनकेव मिरर को हिंदी में आपका अवतल दर्पण कहते हैं और कन्वेक्स मिरर को आपका उत्तल दर्पण कहते हैं। तो अवतल दर्पण में जो आपका परावर्तक सतह होता है ये क्या होता है, आपका अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है। और उत्तल दर्पण में जो है आपका परावर्तक सतह होता है ये क्या होता है, उभरा हुआ होता है। तो इमेज के माध्यम से आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, निम्नलिखित में से किस मिश्रण को अलग अलग कीपो फनलों द्वारा अलग किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तेल और पानी के मिश्रण को जो है आपका कीपो या फनल द्वारा अलग अलग किया जा सकता है। क्यों अलग किया जा सकता है, क्योंकि तेल और पानी कभी मिक्स नहीं होते हैं। तो ये आपका आसानी से कीपो द्वारा क्या किए जा सकते हैं, अलग किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए की बात करें, एल्कोहल और पानी, एल्कोहल और पानी को कीप द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया आपका नमक और पानी, नमक और पानी को जो आपका कीप द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। और एल्कोहल और आयोडीन को भी आपका कीप द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तेल और पानी के मिश्रण को जो है आपका कीप द्वारा अलग किया जा सकता है। सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। और ये सभी क्वेश्चन जो है आपका बिहार बोर्ड के 10वीं स्तर के क्वेश्चन लिए गए हैं, क्योंकि आपका सिलेबस में जो आपका मेंशन किया गया है उसी के अनुसार जो आपका सेट तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, निम्न में से वाष्पीकरण के बारे में सत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह एक सतही परिघटना है। ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। आइए इसको इमेज के माध्यम से समझते हैं। तो ये है आपका वाटर, और वाटर के ऊपर के जो कण होते हैं, पानी के जो ऊपर के कण होते हैं, ये आपका सूर्य है। सूर्य का प्रकाश जब ये पानी के ऊपर पड़ता है तो पानी के ऊपर के कण जो होते हैं क्या होते हैं, आपका वाष्पीकृत होते हैं। और वाष्पीकृत होते हैं तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। तो जो वाष्पीकरण की घटना होती है ये क्या होती है, आपका सतह, पानी का जो ऊपरी सतह होता है इसी पर होती है। तो हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि वाष्पीकरण के बारे में क्या सत्य है। तो ये आपका यह एक सतही परिघटना, ये आपका सत्य है। ये इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को डैश में बदल लेता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गतिज ऊर्जा में बदल लेता है। जब एक स्प्रिंग को आप दबाए हुए हैं और उसको छोड़ेंगे तो वो क्या होगा, गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा। आइए इसको इमेज के माध्यम से देखते हैं। जैसे यहाँ पर एक व्यक्ति स्प्रिंग को दबाया हुआ है तो इसमें क्या है, आपका स्थितिज ऊर्जा। और जब इसे छोड़ेगा तो ये आपका स्प्रिंग क्या होगा, तुरंत फैलेगा, यानी कि ये गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन में भी यही पूछा गया था कि जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वो अपनी स्थितिज ऊर्जा को जो है आपका किस में बदल लेता है, तो गतिज ऊर्जा में बदल लेता है। तो डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, दो या दो से अधिक रूपों में किसी तत्व का होना जिसमें भौतिक गुण भिन्न हो लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपरूपता कहलाता है। सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, एल्कीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन परमाणु के बीच एक दोहरा आबंध होता है का सामान्य सूत्र है जो है।
यानी कि एल्कीन का जो है आपका सामान्य सूत्र क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, CnH2n जो आपका होता है एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है। तो ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका गुरुत्व जी के कारण त्वरण। तो इसका देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैपिटल जी एम बटा में आर स्क्वायर। स्मॉल जी बराबर होता है आपका कैपिटल जी यम बटा में आर स्क्वायर। ये आपका स्मॉल जी बराबर होता है, जहाँ यम क्या है आपका पृथ्वी का द्रव्यमान और आर क्या है आपका पृथ्वी की त्रिज्या। एक और क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कैपिटल जी का मान बताइए। तो कैपिटल जी का मान होता है आपका 6.67 गुणे 10 के पावर -11। ये जो होता है आपका कैपिटल जी का मान होता है, इसे भी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका निम्नलिखित में से कौन से स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है? ऑप्शन ए है आपका घर के छत पर रखी एक ईंट, ये आपका स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। ऑप्शन बी है आपका एक घड़ी की स्प्रिंग जब घूमती है, ये आपका गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। संपीड़ित स्प्रिंग जो आपका स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। ऑप्शन डी है आपका जल आपूर्ति प्रणाली के तहत ऊंचे जलाशय में संग्रहित पानी, ये भी आपका स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है। जो आपका तालाब में पानी इकट्ठा किया जाता है वो उसमें जो आपका ऊर्जा होती है वो कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, A, C, D, ये तीनों जो है आपका स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है। तो सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका CaOH पर वोल्टवाइज के अणु में कितने परमाणु होते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो देखिए यहाँ पर कैल्शियम का एक परमाणु प्लस ऑक्सीजन का 2 परमाणु प्लस हाइड्रोजन का 2 परमाणु, तो कुल मिलाकर ये जो आपका बनेगा कितने? 5 परमाणु। तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो 5 परमाणु होते हैं। सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10वां है आपका झूले पर बैठे लड़के की गति होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आवृत्ति गति होती है। कोई लड़का झूले पर बैठकर झूला झूल रहा है तो उसकी गति कैसी गति होती है? आपकी आवृत्ति गति। इसको इमेज के माध्यम से समझते हैं। सपोज कीजिए ये आपका पेड़ की टहनी है, इस पर कोई झूला बंधा हुआ है और कोई लड़का क्या कर रहा है? ये इस पर झूला झूल रहा है। तो वो क्या करेगा? उसकी गति जो आपका एक तरफ इधर होगी, एक बार इधर होगी, यानी कि इसकी गति जो है आपका बार बार क्या होती रहेगी? रिपीट होती रहेगी। तो इसलिए इसकी गति क्या कहलाएगी? आपकी आवृत्ति गति कहलाएगी। डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका हीलियम के 54 ग्राम में कितने मोल मौजूद हैं? तो इसको थोड़ा सा हल करना पड़ेगा, तो चलिए इसे हल कर देते हैं। तो हीलियम का सबसे पहले मोलर द्रव्यमान देखेंगे, तो हीलियम का मोलर द्रव्यमान है आपका 4 ग्राम और दिया गया द्रव्यमान कितना है आपका? दिया गया द्रव्यमान वो है आपका 54 ग्राम। हमसे क्या पूछ रहा है? मोलों की संख्या पूछ रहा है। तो मोलों की संख्या का सूत्र होता है मोलों की संख्या n बराबर दिया गया द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान कितना था? 54 ग्राम और बटा में कितना? बटा में आपका मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान कितना था आपका? 4 ग्राम। भाग दे दीजिए आपका 4×4, 4×3=12 और 4×5=20। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 13.5 मोल। ये इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 12 है इथेनॉल का क्वथनांक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 78 डिग्री सेल्सियस जो है आपका इथेनॉल का क्वथनांक है। तो डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका एक अवतल दर्पण में वस्तु को C और F के मध्य वास्तविक उल्टी छोटी छवि प्राप्त करने के लिए कहाँ रखा जाना चाहिए? यानी कि इस सवाल का कहने का मतलब ये है कि वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उस वस्तु का प्रतिबिंब जो है आपका वक्रता केंद्र C और फोकस दूरी F के मध्य बने और छोटा बने। वस्तु से क्या बने? छोटा उल्टा बने। तो इसे हम लोग चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए वस्तु को जो है आपका ये आपका वक्रता केंद्र C और ये आपका फोकस दूरी F और ये है आपका वस्तु। तो वस्तु को यदि आप C से दूरी पर रखते हैं, C से परे रखते हैं, तो जो आपका वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो किसके किसके बीच बनेगा? तो वक्रता केंद्र C और
फोकस दूरी F के मध्य बनेगा। यानी कि वस्तु को तब कहाँ रखना पड़ेगा, वस्तु को आपको C से दूरी पर रखना पड़ेगा, यानी कि C से परे रखना पड़ेगा, तब जाकर इसका प्रतिबिंब जो है आपका वक्रता केंद्र C और फोकस दूरी F के मध्य बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, C से परे रखना पड़ेगा। बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p2। आवर्त सारणी में उक्त तत्व के ठीक नीचे की तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी। यानी कि जो ये तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है उस तत्व के ठीक नीचे का तत्व का परमाणु संख्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम इसमें पता करते हैं ये कि किस तत्व का ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 2 और 2 4 और 6 4 10, 10 2 12 और 12 2 14। तो 14 जो होता है आपका सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक होता है। 14 किसका परमाणु क्रमांक होता है, आपका सिलिकॉन का। अब सिलिकॉन के नीचे कौन सा तत्व है उसका आपको परमाणु क्रमांक बताना है, तब आपको पीरियोडिक टेबल का सहारा लेना पड़ेगा। तो अगर बात करें 16वें तत्व की, 16वें ग्रुप की, तो 16वां ग्रुप आपको क्या होता है, कहो सीता जी सुनो प्रभु, कहो सीता जी सुनो, कहो सीता जी सुनो प्रभु। तो यहाँ पर आपका कार्बन है और उसके बाद आपका सिलिकॉन है, उसके बाद जर्मेनियम है। कौन है आपका, जर्मेनियम। तो सिलिकॉन के नीचे कौन है आपका, जर्मेनियम। और जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 32। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 32। डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्जनन के साथ साथ ब्रीडिंग द्वारा उत्पन्न हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रा जो है आपका पुनर्जनन के साथ साथ ब्रीडिंग द्वारा उत्पन्न हो सकता है। सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आपका, डी ब्लॉक के तत्व किस में पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दूसरे से 13 या 3 और 12 के बीच के जो तत्व होते हैं आपका डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। तो डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। आइए इसे पीरियोडिक टेबल में देखते हैं। तो देखिए ये आपका तीसरा ग्रुप और ये आपका 12वां। तो देखिए तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां और 3 और 12 के बीच के जितने भी तत्व होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, डी ब्लॉक के तत्व के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, निम्न में से कौन तापमान का मात्रक नहीं है। तो अगर बात करें ऑप्शन नंबर ए, फारेनहाइट ये तापमान का मात्रक है, सेल्सियस ये भी आपका तापमान का मात्रक है और केल्विन ये भी आपका तापमान का मात्रक है। लेकिन जो आपका पास्कल है ये आपका तापमान का मात्रक नहीं है। तो 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। पास्कल जो है आपका दाब का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, हाइड्रोकार्बन जिनमें आणविक सूत्र समान होता है लेकिन संरचनात्मक सूत्र अलग अलग होता है को कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समायोयी कहा जाता है। 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, घनीकरण। देखिए समझिए, द्रव क्या कह रहा है आपका, द्रव को जो है आपका ठोस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो सपोज करिए आपका पानी है, पानी जो है आपका बर्फ में बदल गया। किस में बदल गया, बर्फ में। तो पानी पहले तो द्रव था, अब ठोस में बदल गया बर्फ में। तो ये प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं, फ्रीजिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घनीकरण। इसे ही क्या कहा जाता है, हिमीकरण भी कहा जाता है। ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। तो सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, निम्न में से किस में 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एल्युमिनियम में जो है आपका 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा।
देखिए, एल्युमिनियम में जो आपका 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग होता है आपका 6420 मीटर प्रति सेकेंड। स्टील में होता है आपका 5960 मीटर प्रति सेकेंड। आयरन में होता है आपका 5950 मीटर प्रति सेकेंड। और ब्रास में होता है आपका 4700 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये भी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, प्रकाश वर्ष की इकाई है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश वर्ष जो है आपका दूरी की इकाई है, तो बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, गतिज ऊर्जा के आयाम समान होते हैं, यानी कि गतिज ऊर्जा का जो मात्रक है वो किसके समान होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कार्य और ऊर्जा दोनों का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, समान होता है, तो सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, पोटेशियम नाइट्रेट का आणविक सूत्र है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। पोटेशियम नाइट्रेट का आणविक सूत्र होता है आपका KNO3, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, क्विक टाइम के लिए रासायनिक सूत्र है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कैल्शियम ऑक्साइड को जो है आपका क्विक टाइम के नाम से जाना जाता है, तो डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। और कैल्शियम ऑक्साइड को जो है आपका बिना बुझा चूना कहा जाता है, बिना बुझा चूना। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जो है आपका बुझा हुआ चूना कहा जाता है, बुझा हुआ चूना। दोनों को आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, कोशिका शब्द डैश द्वारा दिया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कोशिका शब्द जो आपका रॉबर्ट हुक द्वारा दिया गया था, तो ए इसका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, प्लांट सेल की दीवार मुख्य रूप से बनी होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्लांट सेल की जो दीवार है आपका मुख्य रूप से सेलुलोज की बनी होती है, तो बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, कोशिका भित्ति के बिना कोशिका को कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रोटोप्लास्ट जो है आपका कोशिका भित्ति के बिना कोशिका को कहा जाता है, तो बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा, प्रोटोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी एक इकाई है। इस क्वेश्चन में जो है आपका 99% लोग गलत आंसर देंगे। कैसे, इस क्वेश्चन का आंसर 99% लोग क्या देंगे, विभवांतर। विभवांतर का मात्रक बनाएंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, जो कि आपका क्या है, गलत है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक है आपका ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक जो आपका होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, निश्चित अनुपात का नियम दिया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जॉन डाल्टन द्वारा जो है आपका निश्चित अनुपात का नियम दिया गया था, तो ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, निम्नलिखित में से किसकी इकाई नहीं होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अपेक्षित घनत्व की जो है आपका इकाई यानी कि मात्रक नहीं होती है, सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। दाब का मात्रक होता है, द्रव्यमान का मात्रक होता है, घनत्व का मात्रक होता है, लेकिन अपेक्षित घनत्व का मात्रक नहीं होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यह जो आपका सेट का अंतिम क्वेश्चन था, आप लोगों को ये सेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोगों को ये सेट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नए सेट में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।